हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आप लोगों का बिजनेस रेट टीचर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग सैम्पल पेपर 3 फ्रॉम एपीसी बुक अलका मदान। राइट। चलिए, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आप लोगों का स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। अगर स्क्रीन शेयरिंग हो रही है तो दैट इज गुड। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सैम्पल पेपर 2 का डिस्कशन हम पहले अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से उस जो है ना सैम्पल पेपर 2 के डिस्कशन को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ साथ दे दूंगा, वहां से भी आप उसको जो है ना जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा सैम्पल पेपर 3 फ्रॉम एपीसी अलका धवन। राइट, अलका धवन की बुक से हमने ये जो है बेसिकली सैम्पल पेपर लिया है। और इस सैम्पल पेपर के बारे में हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हुए मैं आपको फिर से थोड़ा सा आउट भी दे दूं, जैसा कि मैं आप लोगों को नॉर्मली देता हूं। आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 80 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, और प्लस आपका 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो आपके स्कूल में होगा, और एक्सटर्नल टीचर वहां आते हैं और आपसे उसमें वाइवा प्लस प्रैक्टिकल फाइल चेक करते हैं। वाइवा प्लस प्रैक्टिकल फाइल, ये दो चीजें आपसे मांगी जाएंगी। और 80 मार्क्स के एग्जाम में कुल 34 क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, जिनमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर और 6 मार्कर, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने रहते हैं। और आपने जो इनके आंसर्स देने हैं वो एक्यूरेटली आंसर देने हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको आउट ऑफ आउट भी दिला सकता है। और मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से आपने आंसर देने उस तरीके से आपको आंसर बताऊं और आपके साथ डिस्कशन करूं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटेस्ट एसेट। राइट, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रेटेस्ट एसेट होते हैं। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, getting work done through people is still a major task for the manager. Identify the dimensions of management being described here. देखिए डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट है क्या, तभी तो हम आंसर दे पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता कि डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है तो मे बी हमारा आंसर जो है यहाँ गलत हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैनेजमेंट की हमारी जो है कुछ फीचर्स हैं। मैनेजमेंट की जो है क्या हमारी फीचर्स हैं, और उन फीचर्स में एक फीचर जो है वो है हमारी मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल या मल्टी फेस भी बोल देते हैं इसको, मल्टी फेस्ड। और जिसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के बेसिकली डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक तो दैट इज वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। जब हम बात कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है हमारा, ह्यूमन बीइंग से है। डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग से है। ह्यूमन बीइंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या है, ग्रेटेस्ट एसेट है। तो उस कंडीशन में सीधी सीधी सी बात है, पहली लाइन हमें क्लियर कर देती है कि हम किस डायमेंशन के बारे में यहाँ बातें कर रहे हैं। और दूसरी, डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, ग्रेट गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। देखिए पीपल्स पर फोकस किया गया है अगेन। तो ह्यूमन रिसोर्सेज दैट मींस यू एम्प्लॉय पीपल्स। तो हम बात करें डायमेंशंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर किस डायमेंशंस के बारे में डिस्कशन किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो हमारी डायमेंशंस कौन सी हो जाएगी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ जॉब पोजीशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नोन एज नोन एज। यहाँ पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कहता है व्हाट इज रैंकिंग ऑफ जॉब पोजीशंस। रैंकिंग ऑफ जॉब पोजीशन हम कहाँ करते हैं, रैंकिंग ऑफ जॉब पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज टू बी नोन एज। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे। तो जो रिलेटिव रोल्स और जो पोजीशंस की बात अगर की जाए, रैंकिंग की बात की जाए, तो जनरली ना तो हम उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड करते,
ना डिसेंट्रलाइजेशन में इंक्लूड करते, वो पार्टिकुलर पार्ट हमारा किसका होता है, हायरार्की का, स्ट्रक्चर का, राइट, एक प्रकार से स्ट्रक्चर का, राइट, हायरार्की। अगर हम यहाँ बात करें स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसलिए इसको यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये पूछ लिया जाता है एक नंबर के अंदर। इसका मतलब होता है कि एक जो सीनियर सुपीरियर पर्सन होता है, उसके अंडर में कितने सबऑर्डिनेट काम करेंगे, या उसके उसका जो कंट्रोल है कितने सबऑर्डिनेट्स पर होता है, इस बारे में हम यहाँ क्या करते हैं, बेसिकली डिस्कशन करते हैं। दैट इज टू बी कॉल्ड एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और डिसेंट्रलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो पावर्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, सेंट्रलाइज नहीं रखते, बल्कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपने जो है सबऑर्डिनेट्स को, उनके इंपॉर्टेंस, उनके रोल को हम यहाँ क्या करते हैं, इसमें बढ़ा देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स in creating a hierarchical order, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an employee. Identify the relevant point of importance of organizing. हमें यहाँ पर बात करनी है importance of organizing के बारे में। ये importance of organizing के बारे में यदि बात की जाए, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार केस स्टडी को दोबारा से रीड करते हैं, उसके बाद चलते हैं कि यहाँ पर बेसिकली किस इंपॉर्टेंस के बारे में क्लियरेंस की गई है। मैं पहले आपको बता दूं कि अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात करें अकेले, तो ऑर्गेनाइजिंग में एक प्रोसेस हम बेसिकली फॉलो करते हैं, जिसको बोलते हैं आइडिया प्रोसेस, IDAE, राइट। इसमें हमारा क्या होता है, आई का मतलब दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द jobs and distribution among the various employees, departmentalization of the similar nature of jobs, that is authority and responsibility relationships, और establishing reporting relationships। ये बेसिकली हमारा एक प्रोसेस है, जिससे जो बेसिकली हम जिसको कह सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हम इसको बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड भी हमसे यहाँ क्वेश्चन जो है रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हो सकता है सैंपल पेपर में हमसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, तो आपको ये पता होना चाहिए। आइए चलते हैं अपने करंट क्वेश्चन पर। ये कहता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स, ऑर्गेनाइजिंग मदद करता है, क्रिएटिंग ए हायरार्किकल ऑर्डर, देयर बाय इनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ क्लियर कर देखिए क्या बताया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ डिफाइन किया गया है, एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ देयर अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय एन एम्प्लॉय, कि वो अपनी कितनी पावर्स का यूटिलाइजेशन कर सकता है। तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें, तो पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया, देखते हैं। इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सही है, यही हमारा इसका आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एक दो और पढ़ लेते हैं, क्या पता आगे भी कुछ और दिया गया हो हमें। इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं, क्लियर कट हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ ए अथॉरिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये यहाँ आंसर हो सकता था, लेकिन हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, यानी किस हद तक उसको अथॉरिटी है और उसका प्रयोग कर सकता है। तो इसका मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड पॉइंट है यहाँ पर, ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हमारा जो पार्टिकुलर पॉइंट रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो हमारा जो एक्यूरेट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, इट ब्रिंग्स क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। तो ये ए जो है हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बेस्टेक लिमिटेड is one of India's largest information technology services company, and it has organized itself in a manner that allows customers orientation to dominate over other goals and diversified on the basis of the product lines। diversified on the basis of product lines के बारे में बात हो रही है। what type of organizational structure allows for the addition of new product line
without interrupting the existing operations in order to facilitate expansion and growth of a business enterprises। देखिए यहाँ बड़ा सीधा सीधा सा क्वेश्चन हमें दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको डिस्कशन कर दूं दो बातें। हमारे जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करते हैं, बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली हम कहाँ फॉलो करते हैं, जस्ट एक ही तरीके की एक्टिविटी की जाए, यानी स्ट्रक्चर विच इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। जो फंक्शंस के बेस पे स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। दूसरा हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। हम डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में जब बात करते हैं तो हमारी सीधी सी बात किससे होती है, एक सेपरेट डिवीजन से, जो कि बेसिकली किस पर बेस्ड होता है, प्रोडक्ट्स के ऊपर। और यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दैट, कि अगर हम एक अलग से प्रोडक्ट लाइन को स्टार्ट कर दें, अलग से क्या स्टार्ट कर दें, प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर दें, न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट कर दें, तो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ हमारा जो है ना फॉलो हो रहा होगा नए प्रोडक्ट लाइन के लिए, जिसमें कि एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस जो है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट ना हो और बिजनेस जो है ना एक्सपेंड भी करे और ग्रोथ भी करे। तो सीधी सी बात है, प्रोडक्ट के अगर बेस पर आप कोई चीज डिसाइड करते हैं, कोई स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, दैट इज टू बी टर्म्ड एज डिविजनल स्ट्रक्चर। उसे हम किस नाम से बुलाते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर के नाम से बुलाते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है ये देखते हैं। नव चेतना, a popular consumer organization in Chandigarh, has filed a case against a yogurt manufacturing company in the National Consumer Disputes Redressal Commission, right? And the yogurts were marketed as being clinically and scientifically proven to be boost immune system and helps to regulate digestion। ये जो पार्टिकुलरली कर क्या रहा है कि इसने एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की है क्लिनिकली और साइंटिफिकली, जो ये बताता है कि जो ये बूस्ट है ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बूस्टअप करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है। हाउएवर ऑन कंडक्टिंग लेबोरेटरी टेस्ट्स द क्लेम फाउंड टू बी रॉन्ग एंड नेम एनी पार्टी हु कुड हैव फाइल्ड ए कंप्लेंट इन द अबव केस। जो एक केस है बेसिकली, इस केस में आपको पार्टी का नाम बताना है जो केस कर सकती है। भाई लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है, क्लेम झूठा निकला है, तो कौन कंज्यूमर के तौर पे जो है यहाँ पर केस कर सकता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर बेसिकली होता कौन है। कंज्यूमर का मतलब होता है वो कंज्यूम्स द सर्विसेज, एंड एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर में हम लोग उन सभी व्यक्तियों को शामिल करते हैं जो या तो कोई कंज्यूमर है, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, या एनी स्टेट गवर्नमेंट है। ये तीनों के तीनों हमारे कंज्यूमर का पार्ट माने जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ क्या होगा, राइट आंसर होगा, राइट। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं, डिफाइन द कंज्यूमर एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अकॉर्डिंग कंज्यूमर कौन कौन हो सकते हैं। या कोई रजिस्टर्ड जो है ना ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता था, एनपीओ भी हो सकता था, जो कि कंज्यूमर्स के वेलफेयर के लिए काम करे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके और की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर और में देखिए क्या लिखा है। इट कंप्राइजेज ऑफ 3 members who are appointed by state government concerned, and namely a president and 2 other members, one of whom should be a woman, and identify the level of 3-tier judiciary system being described in the above lines, right? तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये बताना है कि जिसमें ऐसे सिस्टम को या ऐसे जुडिशियल सिस्टम को क्या बोलते हैं जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं और एक जो मेंबर होता है जो कि अपॉइंट किया जाता है बेसिकली किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उसमें एक मेंबर जो है वो कौन है, प्रेसिडेंट, और 2 मेंबर्स कौन है हमारे इसके इनके अलावा, और उन 2 मेंबर्स में भी एक मेंबर कौन होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए। तो बेटा
मैं आप लोगों को बता दूं 3 टियर जुडिशरी सिस्टम के अंदर बेसिकली हमारा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 2-3 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट हमें होती है। एक मेंबर कौन होता है हमारा बेसिकली प्रेसिडेंट, एंड 2 मेंबर्स कौन होते हैं अलग से जो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और उनमें एक कौन होता है, वुमेन होती है, राइट। ये तो बात हुई हमारी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के बारे में, किसमें हमारे कितने मेंबर होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के बारे में, तो यहाँ पर हमारे 5 मेंबर एटलीस्ट होने चाहिए, जिसमें एक प्रेसिडेंट और 4 मेंबर इनके अलावा होंगे, और एक वुमेन का होना कंपल्सरी है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो अपने आप में जो है एक सुप्रीम पावर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला हम कब लेते हैं, जब नेशनल कमीशन में यानी हमारा जो अमाउंट है वो 10 करोड़ से ज्यादा का है, तब हम बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं। यानी मैं अगर यहाँ बात करूं आपसे एक एडिशनल क्वेश्चन के बारे में जो हमसे पूछा जा सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारे जो मुकदमे है वो कितने तक के, लेस देन 20 लाख, यानी 20 लाख से कम के मुकदमे यहाँ पर बेसिकली देखे जाते हैं, 20 लाख से कम के मुकदमे। और स्टेट कमीशन के अंदर ग्रेटर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम के मुकदमे हम यहाँ पर बेसिकली देखते हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा के मुकदमे हमारे जो है वो कहाँ देखे जाते हैं, नेशनल कमीशन में। और अगर कोई केस 1 करोड़ या उससे ज्यादा के अमाउंट का है, तो उसके लिए हम अगर सेटिस्फाइड नहीं है नेशनल कमीशन के जो है ना किससे सुजेशन से या उसके द्वारा दिए गए आदेश से, तो हम सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए अपील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। गगन, the marketing manager of Skyline Limited, stresses that a company cannot achieve its objective without understanding the needs of customers. किस पे फोकस कर रही है मार्केटिंग मैनेजर, मैनेजर ऑफ स्काई लाइन लिमिटेड के मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर जो गगन है वो किस पे फोकस कर रहे हैं, कोई भी कंपनी बिना किसी कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाइड किए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकती। It is the duty of a businessman to keep consumer satisfaction in mind because business is run by resources made available to them by society. इस बात को ध्यान में रखकर हमें बिजनेस को चलाना चाहिए और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी रिसोर्सेज लेते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं, सोसाइटी से मिलते हैं। He acknowledged that he himself was taking into consideration the needs of customers and that was prime reason of success of his business. Identify the type of thinking that guided Gagan in the marketing efforts of his business as described in the above line. तो यहाँ थिंकिंग के बारे में बात कर रहा है, क्वेश्चन क्या रखा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ थिंकिंग that guided Gagan in the marketing efforts of his business as described in the above line. तो अगर हम बात करें थिंकिंग की, then thinking here standing for basically concepts of marketing or the philosophies of marketing. किसके बारे में बात हो रही है, फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग के बारे में यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है, हमें फिलोसफीज बतानी है। तो फिलोसफीज अगर मैं बताऊं तो आपको पहले सबसे पहले बात करते हैं कि फिलोसफी टोटल कितनी है हमारे पास, 5 है मार्केटिंग के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, 5 टोटल फिलोसफीज हमें दी गई हैं, एंड दीज आर टू बी नोन एज मॉडर्न फिलोसफीज। ये कौन सी फिलोसफीज हमारी, मॉडर्न फिलोसफीज, राइट। मॉडर्न फिलोसफीज में पहली फिलोसफी हमारी कौन सी है, दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से संबंधित है, प्रोडक्शन। और दूसरी जो है हमारी दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्ट, किससे संबंधित है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तीसरी जो है दैट इज रिलेटेड टू योर सेलिंग, एंड फोर्थ वन हमारी जो है वो है मार्केटिंग फिलोसफी, एंड फिफ्थ वन है हमारी सोसाइटल मार्केटिंग
राइट। ये 5 हमारे पास टोटल फिलोसफीज हैं, एंड पांचों में से आपको किसी एक को यहाँ चूज करना है जिसके बारे में यहाँ डिस्कशन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, जब थिंकिंग के बारे में बात की जाए तो आपको उनके कोर पॉइंट्स पता होने चाहिए। कोर पॉइंट्स का मतलब है कि हम इसमें फोकस किस चीज पे करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन कंसेप्ट के बारे में या प्रोडक्शन फिलोसफीज के बारे में, तो इसमें हम बेसिकली मैक्सिमम प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं, राइट। और अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट फिलोसफीज के बारे में, तो इसमें हम क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट पर फोकस करके चलते हैं। सेलिंग में हम मैक्सिमम सेल्स पर फोकस करके चलते हैं। मार्केटिंग जो फिलोसफीज है उसमें हम कस्टमर्स को किंग मानते हैं। कस्टमर को क्या मानते हैं? किंग मानते हैं। और कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग बेसिकली प्रोडक्शन करते हैं, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। और सोसाइटल मार्केटिंग में कस्टमर्स की नीड के साथ साथ हम सोशल वेलफेयर को भी बेसिकली फोकस करते हैं। तो ये इसके मेन फोकस पॉइंट हैं। आइए अब क्वेश्चन के बारे में फिर से एक बार थोड़ा सा आउटलाइन लेते हैं। कह रहा गगन, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड, स्ट्रेसेस दैट ए कंपनी कैन नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स। देखिए पहली लाइन में इसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि हमें किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ये कस्टमर्स एंड नीड्स के ऊपर फोकस कर रहा है। इट इज ड्यूटी ऑफ बिजनेसमैन टू कीप कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दूसरा पॉइंट ये क्लियर करता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज हम डायरेक्टली सारे कहाँ से प्राप्त करते हैं, सोसाइटी से रिचार्ज करते हैं। तो इसका मतलब इस इन दो लाइनों को अगर मैं पढ़ लूं तो इनके अंदर मेरे को बेसिकली किस कंसेप्ट के बारे में पता लगता है, मार्केटिंग कंसेप्ट के बारे में पता लगता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर मार्केटिंग कंसेप्ट होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है ये देखते हैं। सॉरी, नेम द मार्केटिंग फंक्शन that seeks to protect against both unavoidable delays in delivery and to meet out contingencies in demand। कह रहा उस मार्केटिंग फंक्शन का नाम बताइए जो कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बोथ अनअवॉइडेबल डिलेज इन डिलीवरी एंड टू मीट द कंटीजेंसीज इन डिमांड। यानी जब जरूरत है उस वक्त प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने का, प्लस डिलीवरी देरी से ना हो उसके लिए भी जो है ये काम करता है, जिम्मेदार होता है, उसकी भी सुरक्षा करके चलता है। तो ऐसे मार्केटिंग फंक्शन के बारे में बताना है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जो मार्केटिंग फंक्शंस में अगर बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसा मार्केटिंग फंक्शन है जो कि ये दोनों पर्पज हमारे सोल्व करता है, राइट। तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा इसका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। वेयर हाउसिंग का बेसिक प्रयोग क्या है, जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होने के बाद स्टोर करने का काम है, वो कस्टमर तक पहुंचाने में कोई हेल्प नहीं करता। प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। गैदरिंग एनालाइजिंग द मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एनालाइज करने का काम है। तो हम बात किसकी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की, क्योंकि प्रोडक्ट को बिना किसी डिले के हम कंज्यूमर तक पहुंचाना चाहते हैं और जो कंटीजेंसीज इन डिमांड है उनको हम यहाँ दूर करना चाहते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इट रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन नॉट बी uttered or spoken but can be recognized as it may appear in the form of symbol, design and distinct color scheme or lettering. Identify the related concept being described in the above line। हमें कंसेप्ट को आइडेंटिफाइड करना है। देखिए कंसेप्ट के बारे में अगर बात करूं मैं, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, एक ऐसे पार्ट ऑफ ब्रांड की जो कि बेसिकली स्पोकन तो नहीं होता लेकिन उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे, उसकी अपीयर से। वो एक सिंबल हो सकता है, वो कोई डिजाइन हो सकता है, या कलर स्कीम हो सकती है ना, किसी प्रकार कलर अल्फाबेट हो सकता है। तो उस कंसेप्ट को आपने यहाँ बेसिकली क्या करना है, आइडेंटिफाइड करना है। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रांड के ऐसे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्रांड मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रांड मार्क। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं ब्रांड मार्क एग्जांपल के तौर पे, आपका देखिए इसका शूज आता है, इसका बेसिकली नाइक का है या बाटा शूज है, या जो आपका जिसपे पेड़ बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली हम उसको बोलते हैं किस चीज का शूज होता है वो जिसपे पेड़ बना होता है आप लोगों का, मैं भूल गया, वुडलैंड का शूज, राइट। वुडलैंड के शूज को बेसिकली हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो उनके एक पार्टिकुलर ब्रांड मार्क है, उस ब्रांड मार्क को देखकर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ना तो वो बोला जाता, वो क्या है, एक प्रकार का एक सिंबल है,
राइट। तो सिंबल को हम यहाँ बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ब्रांड नेम क्या होता है, देखिए ब्रांड नेम की बात करूँ तो ये एक स्पोकन पार्ट होता है जिसको हम बोल सकते हैं, जैसे नाइक है, वुडलैंड है, राइट। ट्रेडमार्क क्या होता है, रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। जो ब्रांड नेम होता है उसको हम क्या कराते हैं, जब रजिस्टर्ड कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड मार्क बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मैच द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन इन कॉलम 2। यहाँ पर हमें मार्केटिंग की कंसेप्ट दिए गए हैं और कॉलम 1 के अंदर और कॉलम 2 में उनकी डेफिनेशन दी गई हैं, उनको हमें मैच करना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एनुअल सैलरी रिवीजन। इनमें से हमें देखना कि किसके ऊपर हमारा बेसिकली फोकस बनता है। तो क्या ये एक प्रिक्विजिट है, प्रिक्विजिट सैलरी रिवीजन नहीं होता बेसिकली। रिटायरमेंट बेनिफिट भी नहीं होती सैलरी। बेसिक पे एंड अलाउंसेस का ये पार्ट माना जाता है, नो डाउट। तो किसका पार्ट है हमारा, बेसिक पे एंड अलाउंसेस का पार्ट है। तो फर्स्ट के साथ हम किसको मैच करेंगे, थर्ड को मैच करेंगे। तो ये तो अगर फर्स्ट को हम थर्ड के साथ मैच कर रहे हैं तो ये ऐसा थर्ड तो हमारा केवल एक ही में है जो फर्स्ट पर आ रहा है, दैट इज ये वाला सी ऑप्शन। तो हमारा डायरेक्टली हम आंसर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, या सी जो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बाकी एक बार फिर भी बाकी ऑप्शन मैच करके देख लेते हैं, कहीं ऑप्शन गलत ना हो। परमानेंट प्लेसमेंट, परमानेंट प्लेसमेंट की जब बारे में बात की जाती है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, राइट। तो फोर्थ में है, हाँ है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। टेलीफोन फैसिलिटी इज ए काइंड ऑफ प्रिक्विजिट, क्या ये एक प्रकार का प्रिक्विजिट है, तो क्या फर्स्ट भी है, हाँ फर्स्ट भी है। एंड ग्रेचुइटी इज द पार्ट ऑफ अवर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, नो डाउट। तो ये भी हमारा इसमें है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो क्या है, हमारा राइट आंसर है। देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें लगता है कि बड़ा क्वेश्चन है, समय खराब करेगा हमारा, लेकिन अगर हमें एग्जैक्टली किसी एक या दो के बारे में पता तो हम उस ऑप्शन को फाइंड आउट करके इजीली क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, ये देखते हैं। Identify the concept which will help the human resource manager in deciding the actual members of person required in each department. Basically देखिए ये एक जो फंक्शन है वो स्टाफिंग फंक्शन का पार्ट है, और एचआर मैनेजर की जो बेसिकली डिसाइड करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए हमें। सॉरी थोड़ा सा गला खराब है इसलिए बार बार खांसी उठ रही है, कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास को फिर भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम बात करें कि एचआर मैनेजर जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ पर्सन की रिक्वायरमेंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक तो वर्क फोर्स एनालिसिस और दूसरा वर्क लोड एनालिसिस। जो वर्क फोर्स एनालिसिस है बेसिकली वो ये बताता है कि कितना पार्टिकुलरली वर्क फोर्स हमारे यहाँ काम कर रहा है, राइट। और वर्क लोड एनालिसिस है वो ये बताता है कि हमें और कितने नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, वर्कलोड कितने का है और कितने की रिक्वायरमेंट हमें और है। तो हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा, बेसिकली दैट इज वर्क लोड एनालिसिस। ये हमें ये बताता है कि हमें कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट या कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट और है, राइट। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात करें तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हमें पार्टिकुलरली जॉब के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है कि किस तरीके का काम है ना, क्या उसको अथॉरिटी रहेंगी, इस तरीके की बातें यहाँ पर हम बेसिकली क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करके चलते हैं। आइए चलते हैं अपने और 10th के और क्वेश्चन पर। 10th का और क्वेश्चन हमें क्या कहता है, देखते हैं। विजार्ड लिमिटेड इज हाईली रेपुटेटेड कंपनी, द एम्प्लॉइज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी and they discussed how they can came in contact with this organization. Veer Singh shared that he was directly recruited from IIM Lucknow from where he was about to complete his MBA. देखिए अगर किसी को पार्टिकुलरली किसी कॉलेज से ही डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया गया है तो मैं आपको बता दूं दैट इज द पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और उसमें भी कौन सा, कैंपस रिक्रूटमेंट का ये बेसिकली क्या है, पार्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। मैंने लास्ट सैम्पल पेपर में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिक्रूटमेंट रिसोर्सेज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल का पार्ट है और उसमें भी कैंपस रिक्रूटमेंट का पार्ट है। तो आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द वोकेबलरी लाइंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैंपस रिक्रूटमेंट हमारा यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है हमारा, प्लान्स इंक्रीजेस न्यू आइडियाज, इनोवेटिव, राइट, दैट कैन टेक शेप ऑफ कंक्रीट प्लान्स। आइडेंटिफाई द रिलेटेड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ बात हुई है। देखिए पहले, सबसे पहले तो आप इस बात पे फोकस करें कि ये प्लान्स करते क्या है, न्यू आइडियाज के लिए इंक्रीज करते हैं। जब न्यू आइडियाज आ जाते हैं वहां बेसिकली क्या होता है, इनोवेशन होता है। तो डायरेक्टली इसका जो आंसर होगा वो हमारा इनोवेशन से रिलेटेड होगा, राइट, इनोवेशन। तो इनोवेशन देख लीजिए कौन सी इंपॉर्टेंस में लिखा गया है कि प्लानिंग हेल्प्स इन इनोवेशन और क्रिएट्स इनोवेशन, तो वही हमारा इसका क्या माना जाएगा, आंसर होगा। इट प्रोवाइड डायरेक्शन, इसका इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, इसका भी इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन, राइट, तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है ये देखते हैं। Why do all financial decisions, major or minor, aim to ensure that benefits from the investment exceed the cost so that some value addition take place and market price of equity shares is maximized? तो अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल डिसीजन में मेजर और माइनर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्यों हमारा एम जो है ये होता है कि इंश्योर दैट, जो भाई वो इस तरीके का इंश्योरेंस देता है, एक प्रकार का इंश्योरमेंट देता है कि भाई बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सीड द कॉस्ट, वो कॉस्ट से क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, दैट सम वैल्यू एडिशन टेक प्लेस एंड मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज मैक्सिमाइज्ड। तो ये जो पार्टिकुलरली इस प्रकार का डिसीजन है वो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव को, एम को डिफाइन करता है। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, तो हमने पढ़ा है कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है, सॉरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारा चैप्टर, उस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो बेसिक हमारे जो है क्या है, ऑब्जेक्टिव है। एक तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, और दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमारा यहाँ जो बेसिकली आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि अगर फाइनेंशियल डिसीजन हम इस तरीके से लेते हैं कि उनकी हमारी जो बेनिफिट है वो कॉस्ट से ज्यादा है, तो वो बेसिकली किसके लिए बात करते हैं हम लोग, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक पैसेज बेस्ड, पैसेज को हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर्स को आइडेंटिफाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं, पैसेज क्या है हमारा, रीड द following text and answer question number 13, 14, 15 and 16 on the basis of the same. लिखा, Essence Limited is a renowned name of quality dry fruit since 1985. Rajat, the owner of Essence Limited, was worried as the sales had fallen during the last 2 months. The marketing manager conducted a research and found out that customers felt that the packaging of the dry fruit was not effective in preserving its quality. Therefore, Rajat visited the factory for sample checking of package of dry fruits. Name the function, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, name the function of management being described in the above lines. देखिए, चाहे तो आप एक बार पैराग्राफ और पढ़ लीजिए, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। पैराग्राफ क्या कहता है, और इसमें लिखा गया है कि एसेंस लिमिटेड एक रिनोन्ड नेम है क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स के लिए सिंस 1985 से। रजत उसका ओनर है और वाज वरीड, वो चिंतित है कि सेल्स जो है दिन प्रतिदिन लास्ट 2 मंथ से क्या हो रही है, गिर रही है। मार्केटिंग मैनेजर कंडक्ट ए रिसर्च, उसने एक रिसर्च कंडक्ट की और फाउंड आउट द कस्टमर फेल्ट दैट द पैकेजिंग ऑफ ड्राई फ्रूट वाज नॉट इफेक्टिव नहीं है in preserving its quality, right? And therefore Rajat visited the factory for sample checking of package of dry fruits. जो रजत है वो पर्सनली क्या करता है, विजिट करता है। विजिट करता है तो उसका मतलब वो क्या करना चाह रहा है, that he wants to compare the that is actual production, मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन विद, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन का, तो उसका कंपैरिजन कर रहा है और डेविएशंस चेक करना चाह रहा है। इट मींस वो एक पार्टिकुलर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का बेसिकली पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वो यहाँ क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है।
आपने पढ़ा होगा कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है। हम इसमें स्टैंडर्ड सेट करते हैं, हम इसमें एक्चुअल वर्कआउट करते हैं, हम जो है एक्चुअल वर्क की और स्टैंडर्ड वर्क की जो है क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं और उसके बाद उनको करेक्टिव स्टेप से उठाते हैं। 5 स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें रजत जो है वो पर्सनली विजिट करता है, कि सैंपल चेक करता है कि भाई ड्राई फ्रूट की पैकेजिंग में प्रॉब्लम कहाँ है। तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कौन सा डिस्कस हुआ है यहाँ पर, कंट्रोलिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टेप taken by Rajat that is related to the function of management as described in the above lines। अब बात आ गई कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मतलब किस बारे में बात कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग एक 5 स्टेप प्रोसेस है। 5 स्टेप प्रोसेस में हमने पहला स्टेप पढ़ा जो है ना सेटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरा हमने पढ़ा एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, और फिर हमने बात की कि कंपैरिजन कैसे करते हैं, फिर हमने देखा कि डेविएशंस निकालते हैं और करेक्टिव स्टेप्स लाते हैं। तो हमारा यहाँ जो रजत जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है कि जो काम हो रहा है उसकी एक्चुअल मेजरमेंट करना चाहता है, एक्चुअल मेजरमेंट। तो मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका राइट आंसर कंसिडर किया जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस की मेजरमेंट की टेक्निक के बारे में बात हो रही है, पार्टिकुलर चैप्टर में से बात नहीं हो रही है। पूछ रहा है कि मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की टेक्निक कौन कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस को मेजर करने की टेक्निक के बारे में, तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, नो डाउट रजत गया है खुद से वेरीफाई करने के लिए। परफॉर्मेंस रिपोर्ट यानी जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो भी हमारी एक परफॉर्मेंस जो है मेजरमेंट का मतलब पार्टिकुलर टेक्निक है। और सर्टेन रेशियोज के बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी की परफॉर्मेंस को। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, दैट विल बी द आवर राइट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव को हम यहाँ क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, ये हमारा आंसर कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है ये देखते हैं। It is an important principle of management control based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. Identify the principle। देखिए इसके बारे में हमने लास्ट जो सैंपल पेपर था उसमें भी डिस्कशन किया था कि भाई अगर ये पार्टिकुलर पॉइंट या लाइन आपको दिखाई देती है तो वहां बेसिकली क्या होता है, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कि अगर सारी चीजों को आप कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी आपके हाथ में नहीं आएगा, रिजल्ट 0 हो जाएंगे। तो ये हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 की तरफ बढ़ते हुए एक पैराग्राफ हमें और दिया गया है, और पैराग्राफ में क्या दिया गया है ये पढ़ते हैं। मीडिएटर लिमिटेड इज ए फर्म लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड फाउंडेड बाय मिस्टर अंश गुप्ता। Right? The firm seeks to provide the prospective candidates with an opportunity to get placed in the desired companies in India। यहाँ पर अगर बात की जाए प्लेसमेंट के बारे में बात हो रही है तो स्टाफिंग फंक्शन को हम यहाँ शामिल कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। एंड अब्रोड इन मैनी सेक्टर्स नेमली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, फूड, एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर एंड पावर। इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो है ना वो क्या करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कैंडिडेट्स के खुद को रिक्रूट करने की। आइए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बीइंग ऑफर्ड बाय मीडिएटर लिमिटेड। देखिए मीडिएटर लिमिटेड है क्या, एक फर्म है जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। मिस्टर अंश गुप्ता ने इसको फाउंड किया है और ये क्या कर रही है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को मतलब सामने लेकर आ रही है कि वो उनकी रिक्रूटमेंट करवाए। तो मीडिएटर लिमिटेड एक फर्म है, किस तरीके की फर्म हुई है, प्लेसमेंट एजेंसी जो कि प्लेसमेंट करवाने का काम करती है, एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। राइट, तो हमारा आंसर क्या होगा इसके लिए, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगर हम बात करें कैजुअल कॉलर्स की तो इसका क्या मतलब होता है, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके रिज्यूम्स हमने इकट्ठे किए हुए हैं और जब हमें जरूरत होती है तो हम इनको कॉल करके अपॉइंटमेंट के लिए बुला सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट जनरली न्यूज़पेपर्स के थ्रू होती हैं और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बेसिकली कस्टमर्स के डाटा को फीड करके रखता है और उनको अप्रोप्रिएट प्लेस पर सेंड करता है, जबकि प्लेसमेंट एजेंसीज
ऑफर्स प्रोवाइड करती हैं जॉब्स की, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेरिट ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बाय मीडिएटर लिमिटेड। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, देयर इज नो डाउट, राइट। और जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं उसकी मेरिट हमें बतानी है, फायदा हमें बताना है। तो पहला पॉइंट रखा है, प्रोवाइड्स ए वाइडर चॉइस, नो डाउट इट इज ए मेरिट। तो ये इसका एक जो है ना मेरिट है। दूसरा है, इट हेल्प सेव कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। ना 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 ना, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट तो कभी भी हमारी कॉस्ट को सेव नहीं करता, इस पे कॉस्ट ज्यादा ज्यादा लगती है। और इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस शॉर्ट कभी नहीं हो सकती, पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोवाइड्स ए वाइडर चॉइस। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या बताता है, रिक्रूटमेंट इज कंसिडर्ड टू बी ए प्रोसेस। देखिए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये दो प्रोसेस हम बेसिकली फॉलो करते हैं। जब बात की जाती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो इट इज टू बी कंसिडर्ड एज ए पॉजिटिव प्रोसेस। कैसी प्रोसेस होती है ये, पॉजिटिव प्रोसेस होती है। जब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, दैट इज टू बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव प्रोसेस। मैं इस साथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पूछा गया आपसे रिक्रूटमेंट कैसी प्रोसेस है, तो इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। हो सकता है कि नेक्स्ट सैंपल पेपर में आपसे पूछ लिया जाए जो सिलेक्शन है वो कैसी प्रोसेस है, दैट इज ए नेगेटिव प्रोसेस। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे और जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डज नॉट फॉल इन द सेम कैटेगरी एज द वन ऑफर्ड बाय मीडिएटर लिमिटेड। तो मीडिएटर लिमिटेड तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ जो है बेसिकली क्या देती है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो इसमें क्या लाइन नहीं करेगा, देखिए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो प्रकार के होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल की, तो सारे सोर्सेज जो कि बाहरी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर एस्टेब्लिश करते हैं उनको कंसिडर करते हैं। और इंटरनल की जब बात करता हूं तो इसमें हम बेसिकली 3 लेते हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड सम टाइम से डिमोशन। तो यहाँ पर प्रमोशन हमें आंसर में दिया ही है, प्रमोशन हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। बाकी सब तो क्या है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, तो मैं जो है यहाँ पर थोड़ा सा अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 और 26, 27 भी हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ दिखता है। तो 27 तक हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन उससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, आपको जो है ना डिस्कशन पॉइंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट करें और लिंक को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें, राइट। टिल दैट थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।